हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री। आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने लीव किया था, छोड़ा था हमने। तो हमने जो लास्ट टाइम लीस्ट रिएक्टिव यानी कि लो रिएक्टिविटी सीरीज़ में से कुछ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन जैसे कि मर्करिक सल्फाइड ये वाली, और एक हमने कॉपर सल्फाइड जो कि ये वाली है, हमने दोनों कर ली थी। आज जो है हम उससे कंटिन्यू करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम चैप्टर जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे क्योंकि फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़, यानी कि हमारे याद है आपको एक्टिविटी सीरीज़ कौन सी थी? केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है ना, ये याद है ना आपको? तो ये सबसे ऊपर वाली जितनी भी थी यहाँ तक की हमारी ये सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज़ है हमारी यहाँ तक। और इसके बाद ये मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज़ है, और हाइड्रोजन से नीचे कॉपर सिल्वर गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज़ थी। और हमने जो पढ़ी थी हमने यहाँ से पढ़ ली थी कॉपर तक की, है ना। और आज जो है हम यहाँ से शुरू करेंगे जिंक की तरफ से, मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो वहीं से शुरू करेंगे। चलिए जी करते हैं। जो कि मॉडरेट है यानी कि मिडल रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट है ना ही बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिव है, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करती है एक्टिविटी सीरीज़। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत मीडियम सी है, मतलब कम है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, मीडियम है। तो ये किस फॉर्म में मिलते हैं नेचर में, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हमेशा सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में एनवायरनमेंट के अंदर हमारी नेचर में जो मिलते हैं, किस फॉर्म में? सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और इसको हम आराम से निकाल लेते हैं, इसको पहले हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और फिर उसका रिडक्शन करते हैं। ये हम 1 बाय 1 अभी मेथड पढ़ते हैं। तो ये सारी थ्योरी लिखी है, आप पढ़ सकते हो। हम चलते हैं रिएक्शंस की तरफ, वहाँ से इजीली समझ में आ जाता है। देखो, जैसे कि हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन। याद कैसे रखेंगे? सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे गलती करते क्या है, पेपर के अंदर रोस्टिंग में कैल्सिनेशन वाली रिएक्शन लिख देते हैं और कैल्सिनेशन में रोस्टिंग वाली रिएक्शन, है ना, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। क्वेश्चन के कोई नंबर नहीं मिलते। तो आप याद रखेंगे सी से कैल्सिनेशन और सी से कार्बोनेट, यानी कि जहाँ पर कार्बोनेट से आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ होता है? कैल्सिनेशन, है ना। तो अब आप देखिए, याद रखेंगे, आई होप याद रहेगा कि जहाँ पर कार्बोनेट है वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ होता है? कैल्सिनेशन। मतलब नाम से क्लियर है, कैल्सिनेशन के लिए कौन से किसके लिए यूज़ करते हैं? कार्बोनेट्स के लिए। तो आपको पता ही है ये जो हमारे मेटल्स हैं किस फॉर्म में मिलते हैं? कार्बोनेट्स की फॉर्म में या फिर सल्फाइड्स की फॉर्म में। अगर सल्फाइड जिंक सल्फाइड की फॉर्म में, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको हीट करते हैं और फॉर्मेशन होता है जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा कार्बोनेट है इसको भी हीट करते हैं, सेम जिंक ऑक्साइड प्लस अगर कार्बोनेट है तो CO2 गैस, है ना। मतलब कि फॉर्मेशन होएगी। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से देखिएगा दोनों चीज़ों को। ये जो हमारी ये वाली जो चीज़ है जिंक सल्फाइड प्लस O2, इसमें तो ऑक्सीजन ऐड किया, बट इसमें हीट के साथ ऑक्सीजन नहीं ऐड। इसका मतलब ये जो जिंक सल्फाइड वाली रिएक्शन है ये एक्सेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहती है, यानी कि रोस्टिंग जो है वो ऑक्सीजन की एक्सेस में रहती है। लेकिन जो कैल्सिनेशन है इसमें ऑलरेडी बहुत सारी CO3 है, ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 है, तो इसमें हमें ऑक्सीजन नहीं देनी पड़ती। इसमें लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट रहती है। यही दोनों में मेन डिफरेंस है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। एक तो सबसे पहले जो और है हमारा वो सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में रहता है। दूसरा इसमें ये फ़र्क है कि एक के अंदर एक्सेस में ऑक्सीजन रहती है, एक में लिमिटेड रहती है। रोस्टिंग में सल्फाइड है जो हमारा, इसमें नहीं ऑक्सीजन होती, ZnS रहता है, इसमें कोई भी ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं होता और में, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन बहुत सारी हमें ऐड करनी पड़ती है, एक्सेस में एयर रहती है। वाइल इन केस ऑफ कार्बोनेट यहाँ पर ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, तो इसमें लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन से काम चल जाता है। तो इसको हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा ना आपको ये चीज़। उसके बाद ये जो जिंक ऑक्साइड है, जैसे हमने पहले वाली, ये देखो पहली वाली में हमने किया था, याद करो, ये जो हमारा ऑक्साइड बन जाता है, ये देखो ये रहा, हमने देखो ये ऑक्साइड बन गया था ना, SO2 गैस रिलीज हुई, वहाँ पर भी ऑक्साइड बना, SO2 गैस रिलीज हुई। इसको फिर हम डायरेक्ट हीट किया और डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, मेटल अलग हो गई, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक है, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। इनके बीच में रिएक्टिविटी जो बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आराम से टूट जाता है। लेकिन अगर हम अब की बात करें,
अब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी रिएक्टिविटी बढ़ गई है, इसीलिए इन दोनों के यानी कि ZnO के बीच में जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। इसको तोड़ने के लिए हमें एक थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, जो कि हम कार्बन या उससे स्ट्रॉन्ग कोई भी स्ट्रॉन्ग जो रिड्यूसिंग एजेंट हो एज़ कम्पेयर टू जिंक या ऑक्सीजन, हम वो ले सकते हैं, है ना। तो अब देखो ये आगे देखिए क्या लिखा है, ZnO+C क्यों लिया है, क्योंकि जो कार्बन है वो इसके कंपैरिजन में रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। वो क्या करेगा, ZnO को Zn में और C को CO में कन्वर्ट कर देगा, यानी खुद तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और Zn को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इसलिए कार्बन एक कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये एक रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आई होप क्लियर होगी, ये एक कैसी रिएक्शन है हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो क्यों हम कार्बन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि Zn और O के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। इसमें आपको कुछ और दिए दिखाए गए हैं, देखिए कैलामाइन और, ठीक है। ये है जिंक ब्लेंड और, जिसमें से हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिंक ऑक्साइड, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल, है ना। ये कार्बन है जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये जिंक मेटल ऐसी एक्सट्रैक्ट होती है हमें। तो ये कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, तो आप देख सकते हो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखिए आगे क्या लिखा, ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम द कंपाउंड इज कॉल्ड द रिडक्शन प्रोसेस, जो कि आपने पढ़ी ली। इसमें हम कोक को यूज़ करते हैं, या फिर कई बार हम मेटल समटाइम क्या है, इसमें जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है ना। इसके साथ साथ हम दूसरी मेटल्स भी यूज़ कर सकते हैं जो हाई रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी है, इससे आगे भी है, वो भी करेंगे। ये देखिए क्या लिखा है, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, फॉर्मेशन ऑफ, जो प्रोडक्ट लिखा है देखिए, ये प्रोडक्ट दिखाया है कैसे हुई है ये रिएक्शन। अगर आप देखोगे तो जो एल्यूमिनियम है ये हाई रिएक्टिव है, जो जिंक मैंगनीज है वो लो रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके और से, मतलब उसमें से ऑक्सीजन में से डिस्प्लेस करेगी और खुद प्रोडक्ट बनाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है और मैंगनीज मेटल अपने आप से बन जाएगी, यानी कि इस मैंगनीज मेटल को हम एल्यूमिनियम के साथ, यानी एल्यूमिनियम जो है वो हम मतलब किसी और दूसरी मेटल का, कार्बन की बजाय भी किसी और मेटल का हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर उसका यूज़ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कौन सी मेटल सेलेक्टेड रहेगी, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि ये जो मेटल है वो इस दूसरी जिससे हमें सेपरेट करना है उससे हाई रिएक्टिव होनी चाहिए, ताकि वो रिएक्शन कर ले। अगर वो लो रिएक्टिव हुई तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। देखिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हीट रिलीज होती है, जिससे इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि ये देखो, ये कि हमारी जो लोहा है वो भी पिघल जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। जो हमारी रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जितनी भी हमारी जो रेलवे ट्रैक्स है, कई बार वहाँ पर उसमें क्रैकिंग आ जाती है, क्रैक हो जाती है वहाँ से। और जो ट्रैक से जो हमारी ट्रेन है वो इधर उधर ना हो, हमारी पटरी जो है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रांगली जुड़ी रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेल्डिंग का प्रोसेस ऐड करते हैं, मतलब काट लिया जाता है। जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है उसमें ठंडा होकर उसमें चला जाएगा, क्योंकि मेल्टेड है। अगर हम उसमें किसी लोहे के पीस को ऐड करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होता, तो मेल्टेड किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द थर्माइट रिएक्शन। तो नाम से रिएक्शन आती है कि रिएक्शन एक्सप्लेन द थर्माइट रिएक्शन और गिव द रिएक्शन, या फिर आपसे पूछा जाता है कि विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वेल्ड द रेलवे ट्रैक्स, है ना। तो आपको पता होना चाहिए वो सब चीज़ें भी। एक्सट्रैक्शन मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द सीरीज। हाँ जी देखो, टॉप ऑफ द सीरीज मतलब हमारे पास 3 सीरीज थी ना, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और सबसे लो रिएक्टिव। हमने ये 2 पढ़ ली। अब हम हाई रिएक्टिव मेटल को पढ़ेंगे कि जो हमारी हाई रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम है, तो इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हमारी हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं ये एनवायरनमेंट में, जैसे अब सोडियम है, सोडियम जो है सबसे जो लार्ज अबंडेंट में कहाँ पाया जाता है, समुद्र में। और अगर हम उसी सोडियम की अगर हम पानी से रिएक्शन करवा दें, बाई चांस वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले तो आग पकड़ लेता है। देखो कितनी अजीब बात है ना। तो जो NaCl है हमारा, वही सबसे ज़्यादा अच्छा इसका और है कि हम सोडियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हम सोडियम है उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे। आपको कुछ इन्होंने मतलब बहुत कुछ लिखा है कि इसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, ये मेटल जो है वो ज़्यादा एफिनिटी होती है इनको ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की। ये सब पता है हमें कि जो Na है वो ऑक्सीजन से एनवायरनमेंट में रिएक्शन करता है तो Na2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मॉइस्चर से कर लेगा तो NaOH के साथ हीट रिलीज होती है ना। ये सब चीज़ें हमें पता है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ हम करते हैं काम की, यहाँ से शुरू होती है हमारी ये सारी काम की बात। देखो जी, जो हमारा NaCl है, इसको हम रिएक्शन को पढ़ने से पहले ज़रा हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें। ऐसे होता है एक्चुअली में ये प्रोसेस। लीजिए हमने एक यहाँ बीकर बनाया, ठीक है। हमने इस पर इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड मतलब जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं। मैं स्पेस कम होने की वजह से 2 ही टर्मिनल लगा रही हूँ।
टर्मिनल मतलब छोटी एक सेल की तरह लगा रही हूँ, वैसे होती है बैटरी है, बैटरी रहती है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, दिस साइड इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि इस पर हमारा कैसा टर्मिनल है प्लस, इस पर कैसा टर्मिनल है माइनस। अब NaCl है और साथ में क्या है पानी है, तो NaCl मतलब Na और Cl मतलब Cl माइनस। तो आप देखेंगे जो प्लस है वो किसकी तरफ माइग्रेट करेगा, ऑफकोर्स माइनस की तरफ। तो Na जो है वो हमारा माइनस की तरफ यानी इधर की तरफ मूव करेगा, और प्लस यानी कि जो नेगेटिव था वो हमारा प्लस की तरफ मूव करेगा, है ना। तो यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे तो क्या जमा हो जाएगा Na, यहाँ तो Na बन जाएगा, और इधर क्या जमा हो जाएगा हमारा क्लोरीन, ठीक है। Na हमारा कैसा है, Na इज़ अ प्लस, और प्लस को हम क्या बोलते हैं, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी तो हमने इसको याद भी करवाया था कि जो प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है कैटायन, और C से कैटायन और C से कैथोड, तो वो किसकी तरफ माइग्रेट करेंगे, कैथोड की तरफ। यानी C से जो कैटायंस हैं वो किसकी तरफ माइग्रेट करेंगे, कैथोड, यानी कि इधर ये क्या चीज़ है हमारी, ये हमारी कैथोड है, और इधर वाली साइड हमारा ये क्या है एनोड। तो अगर आप ये आई होप ये समझ में आ गया होगा कैथोड एनोड कैसे। आप देखो अब मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ, बाकी सारी चीज़ों को सिर्फ इसलिए रब कर रही हूँ इतना सा, ताकि जो हमारी रिएक्शन थी आप वहाँ से समझ सको। ये देखो कैथोड पर क्या दिखा है, कैथोड पर Na ने अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये जो Na ने 2 इलेक्ट्रॉन थे वो गेन किए कहाँ से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करी और सोडियम मेटल यहाँ जमा हो गई इस इलेक्ट्रोड पर। ये देखो Na मेटल जमा हो गई, और इस क्लोरीन ने Cl माइनस ने, ये Cl माइनस इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, और क्लोरीन ने इस प्लस को इलेक्ट्रॉन दी, और ये प्लस के इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को शिफ्ट कर गए, और क्लोरीन ने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो देकर अपने क्लोरीन की गैस को बना लिए। यानी कि कैथोड पर क्या रिलीज होता है, सोडियम मेटल, एनोड पर क्या रिलीज होता है, क्लोरीन, हमारी गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये हमारा जो है हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमारा हाई एक्टिविटी सीरीज़ में से ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कि सोडियम मेटल को आप सोडियम क्लोराइड में से कैसे सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप मैग्नीशियम कैल्शियम को भी इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से सेपरेट कर सकते हो, लेकिन हमारा जो NCERT के अकॉर्डिंग है वो सोडियम का ही एक प्रोसेस आपको दिया गया है, ठीक है, आप वही करेंगे, सफिशिएंट है। पेपर में क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझ के करेंगे, और पेपर में पूछी भी जा सकती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड, जो हमारी एल्यूमिनियम है, ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो हमारी एल्यूमिनियम मेटल होती है वो कहाँ से मिलती है हमें, वो मिलती है हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, उसका रिडक्शन करके, ठीक है। रिडक्शन करने के बाद हमें क्या मिल जाती है, एल्यूमिनियम मेटल, देखो ऐसी होती है, दिस इज़ अ एल्यूमिनियम मेटल, और दिस इज़ अ प्योरीफाइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड रहता है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको पिक्चर्स दिखाई दे गई हैं कि कैसे हम एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो एल्यूमिनियम का वैसे है नहीं सिलेबस में हमारा सोडियम है। अच्छा, इसके बाद दूसरा मेथड है, दिस इज़ अ रिफाइनिंग। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या रहती है कि हमने मेटल तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट व्हाट इज़ मीन बाय रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब रहता है कि जब भी, जैसे अब मान लो मैंने कहा कि मैंने जिंक सल्फाइड से घूम फिर के हर एक मेथड लगाने के बाद जिंक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो क्या आपकी ये मेटल जो है वो 100% प्योर है, नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी, थोड़ी बहुत सैंड है ना, सॉइल, वो रह जाता है। तो उस मेटल को हम सेपरेट करने के लिए, उस मेटल में से उस चीज़ को सेपरेट करने के लिए जो थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटीज़ रहेगी, हम तो कौन सा मेथड लगाते हैं, रिफाइनिंग, यानी कि उसको बिल्कुल 100% रिफाइन कर देना। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल का, जो कि आपके सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ कॉपर का, तो हम कॉपर ही करेंगे, कॉपर का, ठीक है। अब आप इस पिक्चर से देखिए ज़रा ध्यान से, हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं पिक्चर को, देखिए क्या दिखा है। अब आपको इसमें दिक्कत क्या रहती है, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप याद कैसे करेंगे कि कहाँ पर प्योर मेटल रहती है, कहाँ पर इम्प्योर मेटल रहती है ना। अब आप मुझे ज़रा बताइए कि जो कॉपर, अगर कोई हम कॉपर की बात कर रहे हैं, मेटल के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज रहता है, ज़्यादातर प्लस रहता है ना। कॉपर अगर प्लस है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, माइनस की तरफ। यानी हमने इम्प्योर मेटल को प्योर करना है, यानी कि जो इम्प्योर मेटल सॉल्यूशन में घुली हुई होगी, ठीक है, जो घुल जाएगी, वो किसकी तरफ माइग्रेट करेगी, माइनस की तरफ। यानी कि बैटरी का जिधर जिस साइड बैटरी का माइनस रहेगा उसी साइड आप क्या लगाएंगे, प्योर मेटल लगाएंगे। ये बात याद रखेंगे, यानी कि जिस साइड पे बैटरी का नेगेटिव साइड होगा उसी साइड प्योर मेटल की इलेक्ट्रोड लगेगी। यानी ये वो वाली इलेक्ट्रोड है, देखो ये पतली है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी थिक है दोनों सेम ही कॉपर की बनी हुई। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली जो इलेक्ट्रोड है थोड़ी सी पतली है, थिन है, ये थोड़ी सी थिक है, क्योंकि जो इसके अंदर जो ये मेटल है वो वाली मेटल है जिसको हमने अभी अभी एक्सट्रैक्ट किया है, जो कि जिंक बनाया है।
इस जिंक में से या कॉपर में से जो भी हमने कॉपर बनाया वो अभी प्योर नहीं था, तो उस कॉपर में से कॉपर को निकाल के वो धीरे धीरे इस पे जमा होता जाएगा और सारी कॉपर इस पे जमा हो जाएगी, और जो इसकी मिट्टी होएगी वो इस बीक करके नीचे यहाँ सेटल डाउन हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनोड मड। एनोड मड, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं। देखिए प्रोसेस सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं है कि जिस मेटल को आपने प्योरीफाई करना है तो उसी मेटल का आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे कॉपर का, और उसी का एक प्योर मेटल का कॉपर लगाएंगे, मतलब उसी का इलेक्ट्रोड लगाएंगे, प्योर होना चाहिए बट वो दूसरी साइड लगाएंगे जिस पे नेगेटिव टर्मिनल लगा होगा बैटरी का, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर उसी का सॉल्यूशन होगा जिसको आपने सेपरेट करना है, जैसे यानी कॉपर सेपरेट कर रहे हो तो उसी का कॉपर सल्फेट, उसी का सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, और इसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे ताकि थोड़ी सी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, और उसका कोई रोल नहीं है दूसरा। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि ये जो कॉपर यहाँ से कॉपर था वो घुल घुल के इसकी तरफ आने लग गया, सॉल्यूशन में घुलता गया। अब कॉपर पर कैसा चार्ज आता है, प्लस, आपको पता ही है, तो ये प्लस जो है वो किसकी तरफ माइग्रेट करता जाएगा, माइनस की तरफ, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन, कॉपर जो था इसमें जो कॉपर था वो अपने इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, कॉपर इस फॉर्म में आता जाएगा, और जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ से घूमते घूमते इसकी तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के, एक सेकेंड, यानी कि कुल मिला के हो क्या रहा है कि जो हमारा कॉपर था, यहाँ से जो कॉपर था वो कॉपर आयनिक फॉर्म में जाता जा रहा है, Cu+2 में जाता जा रहा है, और ये Cu2+ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं उन 2+ के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और कॉपर यहाँ पर जमा होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो रोड है बाद में धीरे धीरे इकट्ठी होती जाती है, थोड़ी सी थिक होती जाती है पहले की बजाय, और जितना भी हमारा इधर वाला जितना भी कॉपर होता है, मान लो 5 ग्राम कॉपर की रोड थी तो 5 का 5 ग्राम जो प्योर होगा वो सारा इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो मिट्टी थी वो सारी, ये देखो दिख रही है आपको, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड या इम्प्योरिटीज़ भी बोल देते हैं। तो व्हाट इज़ मीन बाय एनोड मड, एनोड मड एक हमारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं जो कि एनोड के नीचे डिपॉजिट होती हैं, जहाँ पर इम्प्योर कॉपर की इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, और जो प्योर मेटल होती है कॉपर वो डिपॉजिट हो जाती है हमारी कैथोड की तरफ, और वहाँ पर कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो जाती है। उसमें जो सॉल्यूशन है वो भी किसका रहता है, कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन रहेगा जिसको आप रिफाइन कर रहे हो। इसमें बहुत सारी मेटल्स को रिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो जिंक, टिन, निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके हम इसकी जो है रिफाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इसी में यही सेम चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ बताई गई है आपको, बस इसमें सिर्फ इतना दिखाया गया कि इम्प्योर मेटल जो है वो किस साइड रहती है, इम्प्योर मेटल जो है वो हमेशा एनोड पर रहेगी, और जो हमारी प्योर मेटल रहती है वो हमेशा कैथोड पर रहती है, ठीक है। और आपको अगर फिर भी याद ना रहे तो आप इतना तो याद कर ही सकते हो, आई होप, कि एनोड पर क्या जमा होता है, हमेशा एनोड मड। तो अगर एनोड मड, यानी कि मड अगर एनोड के नीचे इकट्ठा हो रहा है, इट मीन कि जो हमारी इम्प्योर मेटल है वो भी कहाँ लगाई जाएगी, एनोड के नीचे यानी एनोड पर लगाई जाएगी, और प्योर मेटल कहाँ लगाई जाएगी, कैथोड पर लगाई जाएगी, ठीक है। बस इतना सा ही प्रोसेस है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। हम बच्चों को लगता है थोड़ा सा खतरनाक है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब आता है हमारे पास कोरोजन। व्हाट इज़ मीन बाय कोरोजन, ये आई होप सबको पता है कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है कि जब भी हमारी कोई मेटल, एनवायरमेंटल जितनी भी हमारी गैसेज हैं, मॉइस्चर है ना, इन सब चीज़ों से रिएक्शन करने की वजह से वो ख़राब होने लग जाए, दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। इसके साथ साथ जो एक वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ अ रस्टिंग। रस्टिंग जो वर्ड यूज़ होता है वो आयरन के लिए स्पेशली यूज़ होता है, लेकिन जो कोरोजन है वो सभी मेटल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हो हमारे चांदी की जो चीज़ें हैं वो थोड़े टाइम बाद ब्लैक हो जाती हैं, क्यों हो जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो सल्फ़र होता है उससे रिएक्शन करके Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसका फॉर्मूला Ag2S होता है। आप वैसे याद तो कर लेते हो सिल्वर सल्फाइड, कई बार MCQs में ये Ag2S और Ags दे देता है, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, दैट इज़ अ Ag2S, ठीक है, क्योंकि Ag की जो वैलेंसी है वो 1 रहती है, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। कॉपर जो होता है वो थोड़े टाइम बाद जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ब्लैक हो जाता है ड्यू टू कॉपर ऑक्साइड, और कई बार कॉपर जो है एनवायरनमेंट में जो हमारा CO2 गैस है उससे भी रिएक्शन कर लेता है, और ऑक्सीजन तो होती ही है हमारे पास, उन सब से रिएक्शन करके कॉपर का कार्बोनेट बनाता है, और एनवायरमेंटल मतलब कि हाइड्रेशन की वजह से, यानी कि जो मॉइस्चर है उससे ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड, जो कि एक ग्रीन कलर का कंपाउंड रहता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का कंपाउंड क्या रहता है, कॉपर कार्बोनेट,
और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों का कम्बिनेशन रहता है और जो कि बेसिक कंपाउंड रहता है। ठीक है, यहाँ पर ब्राउन एक ग्रीन कलर कोड किसकी वजह से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बनता है। और ब्लैक कलर कोड किसकी वजह से बनता है, जब कॉपर, देखो ध्यान से समझिए, कॉपर जो है वो दो तरह से बनता है। ये तो ब्लैक हो गया, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, लेकिन जो कॉपर कार्बोनेट रहता है वो कैसा रहता है, ग्रीन कलर का रहता है। इसमें मॉइस्चर भी आता है, कई बार इसमें मॉइस्चर भी दिया होता है, तो वो भी सही है, दोनों ही सही है, यानी इन दोनों के कम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है ग्रीन। ओके, और जो आपको पता ही है, जो हमारा आयरन है वो तो Fe2O3.XH2, दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, वैसे नहीं है, कोरोजन ऐसे सिंपली नहीं पूछा जाता, कई बार MCQs में या ऐसे क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए रस्टिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको देख सकते हो, इसमें एक पिक्चर दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर इसमें आपके पास रस्ट जो हमारी आयरन नेल्स है, एयर भी है और वाटर भी है, यानी कि इसमें एयर भी है और वाटर भी है। बट इन केस ऑफ सेकंड इसमें सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर है और उस डिस्टिल्ड वाटर के ऊपर लेयर डाल दी हमने ऑयल की, यानी एयर नहीं है। अब इस रस्टिंग करें सॉरी जो हमारी आयरन नेल है इसके अंदर एयर तो है, बट उससे ऊपर हमने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, जिसकी वजह से जो एयर है वो हमारी आयरन नेल तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इन केस ऑफ थर्ड हमारे पास हमने क्या रखा है, कैल्शियम क्लोराइड रखा है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि इसमें जितना भी मॉइस्चर था, जितनी भी एयर थी, उस सारी मॉइस्चर और सारी एयर को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या क्रिएट हो गया, ड्राई एयर, यानी कि नो मॉइस्चर, कोई मॉइस्चर नहीं है, कुछ भी मतलब कि वाटर वाला तो है ही नहीं सीन। तो अब हमारे पास कंडीशन अप्लाई होते हैं तीनों के ऊपर। बताइए इन तीनों में रस्टिंग किस में होगी। देखो इसमें हमारे पास वाटर तो है लेकिन एयर नहीं है, यानी ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, और ऊपर से लेयर है ऑयल की। अब नो डाउट पानी में भी ऑक्सीजन होती है लेकिन बहुत कम होती है, सफिशेंट नहीं रहती है हमारे लिए उतनी। और यहाँ इस केस में पानी नहीं है, ड्राई एयर है। और थर्ड, ये जो थर्ड फर्स्ट वाला है, मतलब ए जो थर्ड केस है, इसके अंदर एयर भी है और वाटर भी है, तो इसी केस में रस्टिंग रहेगी। यानी आयरन जो है, यानी कि जो आयरन है वो आयरन हमारा क्या बना देगा, Fe2O3 ऑक्सीजन से, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से, और साथ में वाटर यानी मॉइस्चर होने से हाइड्रेटेड बन जाएगा, Fe2O3.XH2 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग, आपने पढ़ी लिया है कि क्या क्या होना चाहिए, ये सब थ्योरी आप पढ़ सकते हो, है ना। इसके बाद हमारे पास है रस्टिंग से हम करोजन से कैसे बचा सकते हैं। आपको पता ही है कि या तो पेंट कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, है ना, एनोडाइजिंग कर दो। इसके अंदर से गैल्वेनाइजेशन वैसे सबको पेंट करने का, ऑयलिंग का, ग्रीसिंग का सबको पता है, लेकिन इसके अंदर कुछ पिक्चर्स दिखाई गए, उससे थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन जो हमारा गैल्वेनाइजेशन है, सभी 8th क्लास में 7th में पढ़कर आए होंगे आई होप, लेकिन जिनको नहीं पता फिर भी, कि जो हमारी आयरन की चीज़ें होती हैं ना, उनके ऊपर जिंक मेटल की परत को चढ़ा दिया जाता है, ताकि जो हमारा लोहा है वो तो बच जाए, और कुर्बानी हम किसकी दे दें, जिंक की कुर्बानी दे दें, यानी कि हम जिंक आयरन को प्रिवेंट करने के लिए जिंक मेटल की प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, क्रोमियम की भी करते हैं, देखो क्रोम प्लेटिंग भी दिखाया गया है, एनोडाइजिंग भी है। और एनोडाइजिंग तो आप आई होप समझते हैं कि हमने एनोडाइजिंग किया था, किसके लिए किया था, एल्यूमिनियम को किया था एनोडाइजिंग के लिए, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना। ठीक है, ये भी आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो इसमें आयरन, ये देखो ये दिखाया गया है कि हम आयरन की पाइप्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं। दूसरा, हम साइकिल की कई बार हमारी जो चेन है वो अटकने लग जाते हैं, तो उसमें हम कई बार ग्रीस लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं ना। और ये देखिए ये क्या दिखाया गया कि हमारी जो आयरन की कई बार लोहे की बाल्टी होती है, उसको चमकदार बनाने के लिए, है ना, या फिर साइकिल के कई बार हैंडल्स होते हैं, उनको चमकदार बनाने के लिए उस पर एक प्लेट किया जाता है, जो कि जिंक की प्लेटिंग हो सकती है, क्रोम प्लेटिंग हो सकती है। तो ये सब मेथड्स हैं जो कि कोरोजन को बचाते हैं। इसके साथ साथ सिल्वर के देखो जो कॉइन्स हैं, आप देख सकते हो, जो पहले सिल्वर के कॉइन थे वो कुछ ऐसे थे, और थोड़े टाइम बाद जो है इनकी जो ब्राइटनेस है वो चली जाती है सिल्वर के कॉइन की, वो करड हो जाते हैं, उनके ऊपर भी कोरोजन हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर जो है, मतलब जो इनके फेसेस है वो ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। आपने घर पे भी देखा होगा, चांदी की चीज़ें ब्लैक होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करता है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से कॉपर का कार्बोनेट बनता है, और मॉइस्चर से भी रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से कॉपर जो है वो भी ब्लैक हो जाता है, और जो सिल्वर है वो भी ब्लैक हो जाता है, क्योंकि सिल्वर किससे क्या प्रोडक्ट बना रहा है, सिल्वर बनाता है सिल्वर का सल्फाइड।
राइट। आई होप क्लियर होगा आप सभी को। आपने देखा होगा कि गोल्डन टेम्पल जो है अभी भी एकदम चमकदार है क्योंकि वो गोल्ड से बना है और जो है गोल्ड उसकी रस्टिंग नहीं होती, एनवायरमेंटल एक्शन उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए गोल्ड की जो है हम ज्वेलरी बनाते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या रहता है हमने पढ़ी लिया, आप पढ़ सकते हो कि जिंक लेयर के हम इस पर एक परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अलॉयजिंग क्या होता है? अलॉय का मतलब होता है कि हम मेटल के अंदर किसी दूसरी मेटल की या किसी दूसरे नॉन मेटल की मिक्सिंग करते हैं, उससे क्या बन जाते हैं? हमारे अलॉयज बन जाते हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं, आपने कई बार सुना होगा स्कूल के अंदर कि ब्रॉन्ज के मेडल मिल गए, है ना, या फिर कई बार आपने देखा होगा ज्वेलरी, हमारी जो लोहे सोने की ज्वेलरी होती है उसमें थोड़ी बहुत कॉपर की या फिर जिंक की मिक्सिंग की जाती है ताकि जो हमारा प्योर गोल्ड है 24 कैरेट का जो प्योर गोल्ड होता है उसको सॉफ्ट ना हो, वो उसको हार्ड बनाने के, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उसमें जिंक की या कॉपर की मिक्सिंग की जाती है। और ये जो मिक्सिंग करी जाती है एक फिक्स अमाउंट पे की जा सकती है, मतलब अपनी मन मर्जी से हम कम कॉपर, ज़्यादा कॉपर, कम जितना हमें अमाउंट डालना हम डाल सकते हैं। और साथ में इससे जो बनता है दैट इज़ एन अलॉय, यानी कि जो हम ज्वेलरी डाल रहे हैं वो प्योर गोल्ड की ना होकर वो एक्चुअली क्या है? दैट इज़ एन अलॉय। इसी तरह से इसके अलावा भी बहुत सारे अलॉयज़ हैं, जैसे आयरन को, इंपॉर्टेंट है ये भी कि आयरन को अगर हम मिक्स करें निकल क्रोमियम के साथ तो स्टेनलेस स्टील बनता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एन स्टेनलेस स्टील, यानी उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है? उसमें निकल और क्रोमियम को ऐड किया जाता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। इसी तरह से जब हम आयरन के अंदर मतलब कि जब हम आयरन की चीज़ों को, प्योर आयरन की चीज़ों को सॉफ्ट होने की वजह से उसको मतलब कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा सा उसमें कार्बन का अमाउंट ऐड कर देता है, लगभग इतना 0.05%, तो उससे जो बनता है आयरन में कार्बन मिक्स करने के बाद वो भी क्या बनता है? अलॉय। जबकि कार्बन एक नॉन मेटल है, यानी कि ये नेसेसरी नहीं है कि कार्बन यानी कि कोई मेटल की ही मिक्सिंग होनी चाहिए, नॉन मेटल की मिक्सिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद बताया गया इसकी वजह से जो हमारे मेटल्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, ठीक है। और अलॉय जैसे कि आप देख ही सकते हो कि अलॉय पहले एक बार हम उसमें गर्म करके मेटल के अंदर दूसरी नॉन मेटल की या मेटल की मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद ठंडा करके उसका मतलब कि रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, वो क्या बन जाता है? हमारा एक अलॉय बन जाता है। और उसे पर्टिकुलर किसी भी शेप में आप ढाल सकते हो, नॉर्मल ये सब चीज़ों को पता है आप लोगों को। अब इसके बताता है ब्रास। ब्रास क्या होता है? ब्रास जो है वो अलॉय होता है कॉपर एंड जिंक का। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, पता होना चाहिए कि ब्रास किसका अलॉय है। उसके बाद अमलगम। अमलगम किसका अलॉय है? अमलगम जो है मेटल मरकरी का अलॉय रहता है, ये भी पता होना चाहिए। अलॉयज़ का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल के, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो ब्रोंज है ये किसका होता है? कॉपर एंड टिन का। ब्रोंज जो है वो कॉपर एंड टिन का, जो ब्रास है वो कॉपर एंड जिंक का। इंपॉर्टेंट है, ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। सोल्डर जो है वो अलॉय किसका होता है? लेड एंड टिन का अलॉय रहता है, जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पहले की बजाय जो है वो क्या रहता है? कम रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको वेल्डिंग पर्पजेज में भी यूज़ किया जाता है, सोल्डर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका होता है आयरन पिलर। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो हमारा आयरन पिलर है ये अभी भी क्या है? बिल्कुल एज इट इज़ पड़ा है, अभी तक इसके ऊपर रस्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि इसको हमारे जो हम आजकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने लगे हैं, बट एक्चुअली में हमारे जो पुराने लोग थे, पुराने हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन्हें इसके बारे में ज़रूर पता था कि लोहा जो है वो रस्ट होने लग जाएगा। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उन्हें इसी तरह से बनाया, देख लीजिए कि मेटल जो है हमारी अभी तक रस्ट नहीं हो, और कितना अच्छी टेक्निक थी और कितनी मतलब बढ़िया तरीके से थी। आजकल तो जो हम चीज़ें लेकर आते हैं वो तो थोड़े दिनों में ही, थोड़े महीनों में ही ख़राब होने लग जाती है ना, तो पहले वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती थी, ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं। और इसके बाद बस ये यहीं तक हमारा लगभग जो है चैप्टर फिनिश रहता है, हो जाएगा। और आप इसमें एक पिक्चर और भी देख सकते हो कि जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, जो फ्लाइट्स बनाई जाती हैं, ये एलुमिनियम के अलॉयज़ की बनाई जाती हैं, ताकि ये जो एलुमिनियम क्यों यूज़ किया जाता है इसके अंदर? क्योंकि वो हल्का होता है, और मतलब कि अगर जैसे हम कह देंगे कि अगर एरोप्लेन का वेट ही ज़्यादा होगा तो उसमें पैसेंजर्स जब बैठेंगे है ना, उसमें जो लोग बैठेंगे उनका वेट तो और भी फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो कोशिश की जाती है उस मेटल की ताकि वो हल्की भी हो और रस्टिंग भी ना हो। इसी तरह से हम जो घर पे बर्तन यूज़ करते हैं वो भी स्टेनलेस स्टील के करते हैं, आपको पता ही है। उसके अंदर स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है ना, किसका अलॉय है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेकर आएंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी रही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।